माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज आप लोग के सामने एक नया वीडियो जूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र विषय पर लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस जैसा हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग के लॉ की लैंग्वेज बोला जाता है फादर ऑफ द लॉ, विधियों का पिता। तो इस विधियों के पिता में जो हम लोग आज टॉपिक को डील करने जा रहे हैं वो विधि कैसे बनती है, हाउ लॉ इज फॉर्म्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये विधि बनती कैसे है। देखिए, जब तक हम जूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ते तो हमको लगता है कि जो विधि होती है, लॉ जो होता है, वो पार्लियामेंट के थ्रू बनती है। लेकिन जब हम जूरिस को पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो लॉ बनता है वो और भी तरीके से बनता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे स्टूडेंटों को इस टॉपिक का बहुत अच्छा नॉलेज हो जाए, क्योंकि ये प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, हर स्टेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम इस वीडियो पर आज हम लोग आते हैं। देखिए, आप लोग से मेरा ये कहना है कि जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आइकन बटन को प्रेस नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इससे ये होगा कि जो आगे ये वीडियो और आगे मिलेंगे आप लोग को, वो ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे के वीडियो आप लोग को नहीं मिलेंगे। अब तक 20-21 वीडियो जा चुके हुए हैं और ये क्रम आगे अभी जारी रहेगा। तो इसका लाभ उठाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जो विधि है कैसे बनती है, तो ये कहा जाता है जो विधि है वो 4 प्रकार से बनती है। 4 प्रकार से। सबसे पहले क्या होता है, बाई कस्टम, रूढ़ि के द्वारा। तो रूढ़ि के द्वारा जो विधि बनती है उसको बोलते हैं हम लोग रूढ़ि जन्य विधि, कस्टम लीला। दूसरा क्या होता है विधि बनने का, दूसरा होता है अधिनियमित विधि, जिसको हम लोग कहते हैं इनएक्टेड लॉ। तीसरा क्या होता है, निर्णयज विधि या पूर्व निर्णय, प्रीसीडेंट, जिसको हम लोग केस लॉ कहते हैं। चौथा क्या होता है, कन्वेंशनल लॉ, अभिसम्यात्मक विधि। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहला है कस्टमरी लॉ, बाई कस्टम, बाई कस्टम। दूसरा हम लोग का है इनएक्टेड लॉ, बाई पार्लियामेंट। तीसरा हम लोग का जो इसमें है वो है प्रेसिडेंट या केस लॉ, बाई कोर्ट। चौथा हम लोग का है कन्वेंशनल लॉ, बाई एग्रीमेंट और कन्वेंशन। ये 4 प्रकार के विधि बनने के तरीके होते हैं। देखिए, जो कस्टमरी लॉ है वो हर कंट्री का अलग अलग, इसमें सिमिलरिटीज जो होती है वो न के बराबर होती है। क्यों, हर कंट्री का अपना अपना कल्चर होता है, हर कंट्री का अपना अपना क्या होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। तो वो सिमिलरिटीज बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती। लेकिन क्या है कि जो कस्टमरी लॉ होता है इसको बहुत ज़्यादा हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, 2 फैमिली लॉ है। तो हिंदू लॉ में जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जो सप्तपदी के द्वारा विवाह होता है, 7 फेरे, तो ये क्या है, एक कस्टम है। ये कहा जाता है कि जो कस्टमरी लॉ में हिंदुओं का विवाह होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, 7 जन्मों का साथ होता है। तो 7 जन्मों का साथ होने के कारण वो 7 फेरे लिए जाते हैं। मोहम्मडन लॉ में है, जैसे मोहम्मडन लॉ में क्या है कि उनके निकाह के समय मेहर मस्ट है, जिसको हम लोग डावर कहते हैं। तो ये क्या है, या एक मुसलमान अपने जीवन काल में 4 बेगम को रख सकता है। तो ये सब एक ट्रेडिशन है जो बहुत दिनों से चला आ रहा है। तो इससे जो लॉ डेवलप होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कस्टमरी लॉ। ये सबसे प्राचीन विधि होती है। लॉ बनने की सबसे पुरानी जो विधि है, एंशिएंट लॉ है, वो है कस्टमरी लॉ। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे हम लोग सिविलाइज्ड होते गए, हम लोग के कंट्री के रूल्स रेगुलेशन बदलते गए। पहले हम लोग मोनार्की में चलते थे, अब हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में आ गए। तो जब डेमोक्रेटिक कंट्री में हम भी आए, अमेरिका भी आया, ब्रिटेन भी आया, आज विश्व के सभी देश, बड़े बड़े देश सब डेमोक्रेटिक कंट्री में हो गए, तब उन्होंने अपने पार्लियामेंट के थ्रू क्या किया, विधि बनाने का कार्य किया। जैसे हम लोग क्या पार्लियामेंट ही बनाती है,
तो जो पार्लियामेंट बनाएगी वो विधि वो खर्च में वेलफेयर स्टेट के लिए बनाती है, लोक कल्याणकारी राज। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 38 में कहा गया है कि इंडिया कैसा इंडिया होगा, इंडिया इज द वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज। तो जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, वही कानून बनाएगी जो जनता के हित में है। जैसे आपने देखा कि अभी ज्यादा नहीं, केवल 5-6 दिन के पहले ये देखा गया कि एक लव जिहाद का मैटर बहुत दिनों से चल रहा था। इसमें जो हिंदू लड़कियां थी उनको गुमराह करके शादी कर लिया जाता था। ये केसेस बहुत जगह मिले। तो चूंकि अभी जो ये समय चल रहा है, पार्लियामेंट चल नहीं रही है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑर्डिनेंस बनाया कि भाई इसको रोका जाए, ये बहुत गलत है। क्योंकि ये कई साल से ये मैटर चल रहा था कि लव जिहाद जो हो रहा है ये ऑफेंस हो रहा है। तो ये वेलफेयर स्टेट के लिए जो भी कानून बनाए जाते हैं वो हर समय पार्लियामेंट बनाती है, संसद बनाती है। संसद द्वारा बनाए गए विधि के अनुकूल जो राज्य सरकारें होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, रूल्स बनाती हैं, रेगुलेशन बनाती हैं। ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है, हाउस नहीं चलता है सेंट्रल का या स्टेट का, ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, जैसे भी लव जिहाद पे जारी किया गया। तो जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 107 पे पढ़ते हैं, साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल। तो जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो किसी नए विषय के लिए कानून बनाती है संसद। जब कभी कोई नया विषय ऐसा आता है जिसके लिए पूरे देश के लिए कानून बनाने की जरूरत होती है या किसी राज्य विशेष के लिए जरूरत होती है, तो संसद अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए साधारण विधेयक हाउस में लाती है। हाउस में चाहे लोकसभा में ला सकती है, चाहे राज्यसभा में ला सकती है। जिस भी हाउस में लाया जाएगा वहां पर इसके 3 स्पीचेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्पीच में जिस मिनिस्टर के द्वारा लाया जाता है वो मिनिस्टर हाउस को यह बताता है कि ये बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी। जो सेकेंड स्पीच होता है उसमें जो मेंबर्स होते हैं हाउस के, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो चाहे अपोजिशन पार्टी के हो, उस बिल पर अपना कुछ सुझाव देते हैं, कुछ अमेंडमेंट बताते हैं। अगर वो मिनिस्टर के द्वारा मान लिया जाता है, रूलिंग पार्टी के द्वारा मान लिया जाता है, थर्ड स्पीच नहीं होगी। लेकिन अगर हाउस में उस बिल को लेकर कुछ कंट्राडिक्शन होता है, अपोजिशन कुछ चाह रहा है, रूलिंग पार्टी कुछ चाह रही है, तो ध्यान रखिएगा थर्ड स्पीच होता है। थर्ड में क्या होता है, वोटिंग। वोटिंग में जितने भी मेंबर्स बैठे होते हैं वो लोग अपना वोट कास्ट करते हैं। अगर ऑर्डिनरी बिल के फेवर में 50% प्लस वोट आ जाता है तो ऑर्डिनरी बिल उस हाउस के द्वारा पास मान लिया जाता है, दूसरे हाउस को जाता है, दूसरे हाउस में ये प्रोसेस। और देखिए कितनी अच्छी हमारी क्या नाम है पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अगर फर्स्ट हाउस में और सेकंड हाउस में ऑर्डिनरी बिल को लेकर कुछ कंट्राडिक्शन, विरोधाभास, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह पावर दिया गया है आर्टिकल 108 में, अनुच्छेद 108 पे, कि इस कंट्राडिक्शन को दूर करने के लिए आप संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन बुलाइए। और जो ज्वाइंट सेशन होगा उसकी चेयरमैनशिप स्पीकर करेंगे, दैट इज लोकसभा के अध्यक्ष। अगर किसी कारण से नहीं है डिप्टी स्पीकर करेगा। लेकिन कंट्राडिक्शन में यह कहा गया है कि किसी भी हाउस को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा बल्कि एक साथ बैठाकर वोटिंग कराई जाएगी। और आप लोग को पता होगा कि अभी तक 3 बार ज्वाइंट सेशन हो भी चुका है। 1961 में जब डाउरी प्रोविजंस बिल लाया गया था, दहेज प्रतिषेध विधेयक, दोनों सदन में विरोध हो गया। 1961 में आया संयुक्त बैठक। दूसरी बार 1978 में जब मोरारजी देसाई हमारे प्रधानमंत्री थे, फिर ज्वाइंट सेशन की नौबत आई। वो क्या हुआ था, उस समय BSRB, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए बिल था कि बैंकों की एक साथ भर्ती की जाए। फिर ज्वाइंट सेशन हुआ। फिर देखा गया कि 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, फिर हुआ पोटा को लेकर, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट को लेकर हुआ। तो इसलिए कि एक नया कानून बनने जा रहा है, तो नया कानून जो हो वो वेलफेयर हो, यानी अपोजिशन को भी सुना जाए, दूसरे हाउस को भी सुना जाए, तब वो कानून बने। उसको हम लोग कहते हैं इनेक्टेड लॉ। इस समय चूंकि कस्टमरी लॉ लिमिटेड होती हैं, कस्टमरी लॉ जितनी बन चुकी है वही है। ऐसा नहीं कि कस्टमरी लॉ रोज बनती है, कस्टमरी लॉ जो बन चुकी है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। बट
जो इनएक्टेड लॉ होता है, अधिनियमित विधि होती है, पार्लियामेंट के थ्रू बनाई जाती है, निरंतर बनते रहते हैं और निरंतर बनते भी रहेंगे। इसके बाद देखिए जो तीसरा है, तीसरा क्या है? केस लॉ, प्रेसिडेंट, जो हमारे जुडिशियल सिस्टम के एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट, इनको कहा गया इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, विधियों का निर्वचन करने का इनको अधिकार दिया गया है। तो इनको कहा गया कि जो इनके डिसीजन होंगे वो क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, आर्टिकल 141 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय संपूर्ण भारत में माना जाएगा, सबको मानना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट। इसी प्रकार अगर किसी स्टेट के हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो उस स्टेट के सभी लोगों को अपने स्टेट के हाई कोर्ट के जजमेंट को मानना पड़ेगा। तो ये तीसरा जो लॉ डेवलप होता है इसको हम लोग कहते हैं निर्णय विधि। निर्णय मतलब निर्णय के द्वारा, जैसे केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट का केस, जैसे मेनका गांधी का केस, जैसे हम लोग मिनर्वा मिल्स का केस, MC मेहता का केस, ये सब इतने अच्छे अच्छे लीडिंग केसेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निपटाए गए जो क्या है, एक दिशा निर्देश देते हैं। चौथे नंबर पर, अब चौथे नंबर पे क्या है कि जैसे जैसे हम लोग का डेवलपमेंट हुआ, फॉरेन कंट्री में लोगों का डेवलपमेंट हुआ तो इंटरेक्शन बढ़ा, स्किल डेवलप हुआ। तो ये हुआ कि हमारी अच्छी चीज़ों को आप ले लो, हम आपकी अच्छी चीज़ों को हम ले लें। और इसके बाद जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो समय समय पर क्या करता है, सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है, कन्वेंशन होते हैं वहाँ पे, ट्रीटीज होते हैं वहाँ पर। तो ये कहा गया कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रीटीज होते हैं, द्विपक्षीय बहुपक्षीय, द्विपक्षीय को हम लोग बोलते हैं क्या, बाइलेटरल, जब दो राष्ट्र, जब दो से अधिक 3, 4, 5, 8, 10 तो उसको बोलते हैं मल्टीलेटरल। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ खुद भी मल्टीलेटरल ट्रीटीज पर ही एग्जिस्टेंस से बना हुआ है। तो जो ट्रीटीज के द्वारा, एग्रीमेंट के द्वारा लॉ डेवलप होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कन्वेंशनल लॉ, अभिसंज्ञात्मक विधि। अब देखिए ये पूरा जो 4 प्रकार के लॉ डेवलप हुए हैं, इसमें जो सबसे पहला है उसको आप बोलोगे कस्टमरी लॉ, बाय कस्टम। और ये कस्टमरी लॉ सभी देशों में, जो विश्व का सबसे पुराना, जिसने सब पे शासन किया, जिसको हम लोग ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, UK के नाम से जानते हैं, उसका तो संविधान ही पूरा का पूरा कस्टमरी पर बेस करता है। इसीलिए कहते हैं ब्रिटेन का संविधान जो है अनरिटेन है, अलिखित है। इतने कहने का मतलब कि वहां पर कस्टमरी को इतना प्रेफरेंस दिया जाता है। रही बात हमारे देश की, हमारे देश में भी कस्टमरी लॉ को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो वो सबसे ओल्डेस्ट, प्राचीनतम विधि है। और जो सबसे नवीनतम विधि का है वो है कन्वेंशनल लॉ। क्योंकि हम लोग क्या है, विश्व के दूसरे देश से जुड़ते हैं, तीसरे देश से जुड़ते हैं। जैसे हम लोग यूनो के मेंबर हैं, तो यूनो क्या है, 194 देशों को, 194 देशों का रिप्रेजेंट करता है। तो यूनो में जब हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसके जो कन्वेंशन होते हैं जिसपे हम भी सिग्नेचर करते हैं, हम भी उसका रेक्टिफिकेशन करते हैं, अनुसमर्थन करते हैं, तो वो लॉ डेवलप हो जाता है अभिसंज्ञात्मक विधि। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको याद रखिएगा। ये आप लोग से जब सिविल जज का आप लोग इंटरव्यू देते हैं, APO का इंटरव्यू देते हैं, या हायर जुडिशियल का इंटरव्यू देते हैं, कहीं पर आप जाते हैं लॉ असिस्टेंट, लीगल एडवाइजर का इंटरव्यू देते हैं, तो जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, हमने अपने इस 30 साल के इस जुडिशियल जो क्लासेस में हमने अनुभव किया है, जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, ये स्टूडेंट से क्वेश्चन जरूर पिटअप करते हैं कि ये बताइए कि जो ये विधि ये कैसे बनती है। तो स्टूडेंट क्या है, थोड़ी सी गलती कर देते हैं, या कहिए कि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं रहती, वो बोल देते हैं कि संसद बनाती है। संसद तो बनाती ही है, लेकिन संसद द्वारा बनाए 4 प्रकार से जो लॉ बनते हैं, संसद का रोल 1/4 है, और बाकी जो 3/4 है वो जैसे हमने आपको बताया कस्टमरी लॉ के द्वारा भी बनते हैं, और कन्वेंशनल लॉ के द्वारा भी बनते हैं, केस लॉ के द्वारा भी बनते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप लोग से एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ कि आप लोग जिस नए समय विषय पर
किसी नए सब्जेक्ट पे आप चाहते हैं कि मुझे वीडियो मिले, उसको कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। इसके बाद परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस जो प्रेजेंट टाइम में अभी फुली ऑनलाइन चल रही है, ठीक है। जैसा गवर्नमेंट का अगर गाइडलाइन आएगी, गवर्नमेंट की गाइडलाइन में कह दिया जाएगा कि ऑफलाइन चलाया जा सकता है तो ऑफलाइन भी चलेगी। लेकिन जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं आती है जिसमें आप भी सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहे, क्योंकि कोविड अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। हम इलाहाबाद से बोल रहे हैं, यहाँ पर कोविड के केसेस डेली मिल रहे हैं। आप लोग भी जहाँ है वहाँ पर भी है, तो आप भी सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहे। अगर आप किसी जुडिशियल सब्जेक्ट से जुड़ना चाहते हैं कि हमको जुडिशियल की क्लासेस करनी है या एपीओ की क्लासेस करनी है, तो आप स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमसे बात भी कर सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं। जो हमारा आज लगभग 30 साल से लॉ का पब्लिकेशन होता है, जो परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से पत्रिकाएं आती हैं, हर सब्जेक्ट पे आती है, डिग्लॉट फॉर्म में भी मिलती रहती हैं। अगर आप उससे इंटरेस्टेड होइएगा तो मोबाइल नंबर पे आप हमसे बात भी कर सकिएगा। और आपसे मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो नया वीडियो चाहते हैं कि उस पर भी हमें कोई अच्छा सा वीडियो मिले, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस विषय को हम स्वीकार करके आप लोगों के लिए हम नया वीडियो दे देंगे। थैंक यू।